हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है M2M नर्सिंग क्लासेस के अंदर। यहाँ पे अपन डील करेंगे नर्सिंग क्लासेस के रिगार्डिंग, जो आपके कॉम्पिटिटिव नर्सिंग ऑफिसर बनने के क्लासेस होती है। लाइक आपके नोट सेट एग्ज़ाम हो गया, आरआरबी एग्ज़ाम हो गया, जिपमर, निमांस, पीजीआई, एसजीपीजीआई, सभी एग्ज़ाम से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आंसर सेशन यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, यानी एमसीक्यू क्लासेस देखने को मिलेगी, थ्योरी क्लासेस आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा क्रैश कोर्स भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। आज हमारी फर्स्ट वीडियो ये M2M नर्सिंग क्लासेस पे, तो जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा लोगों के अंदर शेयर करो। आपके जो दोस्त है, स्टूडेंट है, वहाँ सभी को शेयर करो। जो भी नर्सिंग ऑफिसर बनना चाहते हैं उन सभी को शेयर कर सकते हो। तो यहाँ अपन स्टार्ट करते हैं अपनी MCQ क्लास। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपको सामने देखने को मिल रहा होगा। विच वैक्सीन इज मोस्ट हीट रेजिस्टेंस? इनमें से कौन सी आपकी ऐसी वैक्सीन है जो मोस्ट हीट क्या है आपका रेसिस्टेंस वैक्सीन है? ऑप्शन है हेपेटाइटिस बी, ओपीवी, डीपीटी या टीटी। इनमें से कौन सी मोस्ट हीट रेसिस्टेंस वैक्सीन है? तो नॉर्मली आपको पता होगा आपकी कुछ वैक्सीन होती है मोस्ट हीट रेसिस्टेंस, और कुछ वैक्सीन आपकी होती है मोस्ट हीट सेंसिटिव। तो नॉर्मली यहाँ पे रेसिस्टेंस के बारे में पूछा है, यानी ऐसी वैक्सीन जो हीट में जाने से खराब है नहीं होती, वो वहाँ पे रेसिस्टेंस बना लेती है। दूसरी होती है सेंसिटिव, यानी ऐसी वैक्सीन जो हीट में जाने से खराब हो जाती है, उनको फिर अपन को डिस्कार्ड करना पड़ता है। तो नॉर्मली कौन कौन सी वैक्सीन आपकी मोस्ट हीट रेसिस्टेंस होती है? तो इनमें अगर अपन बात करेंगे तो कुछ वैक्सीन है जैसे आपकी हेपेटाइटिस बी, इसके अलावा आपकी डीपीटी, इसके अलावा आपकी टीपीटी, टीटी वैक्सीन हो गया, और आपका पेंटावेलेंट। ये कुछ वैक्सीन आपके हेपेटाइटिस बी, डीपीटी, टीटी, पेंटावेलेंट, ये मोस्ट हीट रेजिस्टेंस कैटेगरी के अंदर आती है। दूसरी होती है मोस्ट हीट सेंसिटिव। इस कैटेगरी के अंदर जो वैक्सीन आती है वो होती है एक तो आपकी ओपीवी और दूसरा होता है आपका मीजल्स वैक्सीन। अगर प्रायोरिटी की बात करेंगे तो मोस्ट हीट रेजिस्टेंस में अपन प्रायोरिटी देंगे हेपेटाइटिस बी, यानी यहाँ पे आंसर रहेगा हेपेटाइटिस बी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि मोस्ट हीट सेंसिटिव वैक्सीन कौन सी होती है, ओपीवी मीजल्स होती है, लेकिन प्रायोरिटी की बात करेंगे तो अपन ओपीवी वैक्सीन को देंगे, क्योंकि अगर इसको हीट के अंदर लेके गए तो ये नॉर्मली जल्दी से खराब हो सकती है, ऐसी ये वैक्सीन होती है। सेंसिटिव रेसिस्टेंस की बात हो गई है तो इसके रिगार्डिंग अपन कुछ और पॉइंट डिस्कशन कर लेते हैं। कुछ वैक्सीन होती है आपकी फ्रीजर सेंसिटिव, यानी ऐसी वैक्सीन जिसको फ्रीजर पार्ट में ले जाने से वो ख़राब हो जाती है। और कुछ वैक्सीन होती है आपकी फ्रीजर रेसिस्टेंस, यानी ऐसी वैक्सीन जो नॉर्मली फ्रीजर पार्ट में ख़राब नहीं होती है, यानी फ्रीजर पार्ट के अंदर ही उनको रखते हैं। फ्रीजर सेंसिटिव वैक्सीन कौन कौन सी है? वही जो आपकी हीट रेसिस्टेंस है वही आपकी फ्रीजर सेंसिटिव होती है, जैसे आपका हेपेटाइटिस बी, डीपीटी, टीटी, पेंटावेलेंट, ये सारी वैक्सीन क्या होती है? फ्रीजर सेंसिटिव वैक्सीन होती है। दूसरा फ्रीजर रेसिस्टेंस की बात करेंगे तो आपका ओपीवी एंड मीजल्स, यानी ओपीवी मीजल्स को फ्रीजर पार्ट में रखने से खराब नहीं होती। हेपेटाइटिस बी, डीपीटी, टीटी, पेंटावेलेंट को फ्रीजर पार्ट में रखने से खराब हो जाती है। ऐसी वैक्सीन को अपन डिस्कार्ड करते हैं। नॉर्मली क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि डीपीटी वैक्सीन अगर फ्रोजन हो गई है तो क्या किया जाता है, तो उसको डिस्कार्ड किया जाता है। यानी हेपेटाइटिस बी, डीपीटी, टीटी, पेंटावेलेंट, इन सभी को डिस्कार्ड किया जाता है अगर उसको फ्रीजर पार्ट में अपन ने रख दिया, तो ऐसी वैक्सीन फ्रीजर सेंसिटिव वैक्सीन आपकी होती है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपका हेपेटाइटिस बी होगा। आगे चलते हैं अपन सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन आपका इस प्रकार है, बीसीजी वैक्सीन प्रोटेक्टेड द चाइल्ड फ्रॉम? जो अपन बीसीजी वैक्सीन देते हैं वो बच्चे को किस चीज़ से बचाता है? पल्मोनरी टीबी से, मेनिंजाइटिस टीबी से, डिप्थीरिया से या कोलेरा से? ऐसी कौन सी कंडीशन से बीसीजी वैक्सीन आपको प्रोटेक्ट करने का काम करता है बच्चों को? तो नॉर्मली कुछ डिटेल अपन बात कर लेते हैं पहले बीसीजी वैक्सीन के रिगार्डिंग, आप तब तक आंसर कर सकते हो इसका। बीसीजी वैक्सीन बेसिकली कालमेटी ग्यूरिन वैक्सीन नॉर्मली जो प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन वो टीबी के रिगार्डिंग प्रोवाइड करता है। किसके रिगार्डिंग प्रोवाइड करता है? टीबी। अब नॉर्मली अपन आगे बात करेंगे कि कौन से टीबी के रिगार्डिंग ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड
करता है। बीसीजी वैक्सीन जो होती है वो अपन क्या करते हैं, इंट्राडर्मली प्रोवाइड करते हैं। नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अकॉर्डिंग अगर अपन बात करें तो 1 ईयर की एज तक क्या कर सकते हैं अपन, बीसीजी वैक्सीन प्रोवाइड कर सकते हैं। बीसीजी वैक्सीन जो होता है वो लिपोलाइज्ड फॉर्म में आता है। किस फॉर्म में आता है, लिपोलाइज्ड फॉर्म में, यानी पाउडर फॉर्म में ये वैक्सीन आती है। इसको डाइल्यूट करने की ज़रूरत पड़ती है, रिकन्स्टिट्यूट या मिक्स करने की ज़रूरत पड़ती है। तो इसको किस चीज़ से अपन डाइल्यूट करते हैं, तो बीसीजी जो वैक्सीन होती है उसके लिए जो डाइल्यूएंट यूज किया जाता है वो कौन सा है आपका, नॉर्मल सलाइन। कौन सा यूज करेंगे अपन, नॉर्मल सलाइन बीसीजी वैक्सीन के लिए डाइल्यूएंट यूज किया जाता है। ये सभी को पता होना चाहिए इसके रिगार्डिंग। नॉर्मली कुछ पॉइंट, जैसे बीसीजी इंट्राडर्मली रूट से देते हैं, टीबी से प्रिवेंट करता है, 1 ईयर तक की एज तक प्रोवाइड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, लिपोलाइज्ड फॉर्म में आता है। डाइल्यूएंट जो यूज़ करते हैं वो नॉर्मल सलाइन यूज़ करते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है डाइल्यूशन के बाद में कितनी देर के अंदर अपन को यूज करना है, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका विद इन 4 आवर। विद इन 4 आवर में इसको क्या करना रहेगा, अपन को यूज करना रहेगा। और डिस्कार्ड कब करेंगे, तो अगर डिस्कार्ड का पूछे तो 8-6 आवर, 8-6 आवर पे क्या करेंगे अपन, नॉर्मली डिस्कार्ड करने का काम करेंगे। या तो 8-6 आवर या एट द एंड ऑफ डे अपन क्या करेंगे, बीसीजी वैक्सीन को डिस्कार्ड करने का काम करेंगे। यूज विद इन 4 आवर यूज करते हैं। ये कुछ पॉइंट थे बीसीजी वैक्सीन के रिगार्डिंग। अब अपन क्वेश्चन पे चलते हैं। बीसीजी वैक्सीन प्रोटेक्ट द चाइल्ड फ्रॉम, नॉर्मली जो बीसीजी वैक्सीन होती है टीबी से प्रिवेंट करती है, लेकिन कौन से टाइप के टीबी से, आपका एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी से। किससे प्रिवेंट करेगी, एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी। तो पल्मोनरी टीबी से प्रोटेक्ट नहीं करती, डिप्थीरिया से नहीं करती, कोलेरा से नहीं करती। एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी में ऑप्शन है आपका मेनिंजाइटिस टीबी, यानी इससे नॉर्मली बीसीजी वैक्सीन प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करती है। तो ये आपका था सेकंड क्वेश्चन। आगे चलते हैं अपन और क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करते हैं। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, नॉर्मली क्वेश्चन इस प्रकार है आपका, आइसोलेशन चाइल्ड विथ मम्स कम इन विच प्रिवेंशन, यानी कौन से टाइप या कौन से लेवल ऑफ प्रिवेंशन में आइसोलेशन चाइल्ड विथ मम्स आता है। ऑप्शन है प्रीमोडियल, अगला ऑप्शन है प्राइमरी, अगला ऑप्शन है आपका सेकेंडरी और अगला ऑप्शन है आपका टर्सरी। तो कौन से टाइप के प्रिवेंशन के अंदर अगर अपन आइसोलेट कर रहे हैं चाइल्ड को जो मम्स डिजीज से है, तो इस कौन से लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर आएगा। ये ऑप्शन है आपका प्रीमोडियल, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। कुछ लेवल ऑफ प्रिवेंशन के बारे में तब तक बात कर लेते हैं, तब तक आप आंसर कर सकते हो। प्रीमोडियल लेवल ऑफ प्रिवेंशन, जो प्रीमोडियल लेवल ऑफ प्रिवेंशन है वो क्या काम करता है, ये रिस्क फैक्टर से प्रिवेंट करने का काम करता है। अगर बात करें फर्स्ट लेवल ऑफ प्रिवेंशन, प्रीमोडियल लेवल ऑफ प्रिवेंशन है जो रिस्क फैक्टर से क्या करता है, प्रिवेंट करता है। इसमें कोई भी रिस्क फैक्टर प्रेजेंट नहीं होता है। नॉर्मली अगर बात करें तो इसके अंदर आता है नॉर्मल एजुकेशन हो गई, जो इंडिविजुअल या मास एजुकेशन अपन प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, इस चीज़ के अंदर आता है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन आता है। यहाँ मॉडिफिकेशन का मीनिंग होता है उसकी लाइफस्टाइल को बनाना, यानी बच्चा जो होता है उसको अपन बताते हैं कि गुड हैबिट्स क्या होती है और बैड हैबिट्स क्या होती है। गुड हैबिट्स को अडॉप्ट करना है, बैड हैबिट्स को नॉर्मली डिस्करेज करना है, यानी उसकी एक लाइफस्टाइल को बनाने का काम करते हैं। इसको बोलते हैं लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, जो आता है प्रीमोडियल लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर। अगला है आपका प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। इसके अंदर क्या होता है, रिस्क फैक्टर प्रेजेंट होता है। अपन को क्या काम करना होता है, डिजीज से प्रिवेंट करना होता है। किससे प्रिवेंट करते हैं, डिजीज से अपन क्या करते हैं, प्रिवेंट करने का काम करते हैं। इसके अंदर कुछ आपके नॉर्मली कंसेप्ट यूज किए जाते हैं। प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में स्पेशल 3 कंसेप्ट आपके नॉर्मली यूज किए जाते हैं, या मेथड ऑफ इंटरवेंशन जिनको अपन बोल सकते हैं। फर्स्ट यूज किया जाता है हेल्थ प्रमोशन, फर्स्ट यूज किया जाएगा हेल्थ का प्रमोशन। दूसरा यूज किया जाएगा पॉजिटिव हेल्थ, दूसरा यूज किया जाएगा पॉजिटिव हेल्थ। और तीसरा जो यूज किया जाएगा उसको बोलते हैं स्पेसिफिक प्रिवेंशन, स्पेसिफिक प्रिवेंशन।
यानी हेल्थ प्रमोशन, पॉजिटिव हेल्थ और स्पेसिफिक प्रिवेंशन से नॉर्मली प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन अचीव किया जाता है, जिससे अपन क्या करते हैं, डिजीज को प्रिवेंट करने का काम करते हैं। अगला है आपका सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में क्या होता है, डिजीज प्रेजेंट रहती है, ठीक है ना, लेकिन डिजीज अर्ली स्टेज में होती है, लेट स्टेज के अंदर नहीं आती है। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती है, जैसे नॉर्मली हेल्थ चेकअप हो गया, क्या हो गया, हेल्थ चेकअप हो गया, टेस्ट आपके हो गई है, इन्वेस्टिगेशंस आपकी हो गई है। इसके अलावा अर्ली स्टेज में अगर किसी भी टाइप का ट्रीटमेंट होता है वो सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर आता है। लास्ट में बचा अपना कौन सा भाई, टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन अपन लेट स्टेज ऑफ डिजीज के अंदर यूज़ करते हैं, क्रोनिक स्टेज ऑफ डिजीज या सीवियर जो कंडीशन हो जाती है डिजीज की, वहाँ पे अपन यूज करते हैं। या अगर बात करें किसी पर्सन को रिहेबिलिटेशन सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, उसकी डिसेबिलिटी को लिमिट करना है, तो अपन टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन यूज करते हैं। तो ये कुछ आपके क्या है, लेवल ऑफ प्रिवेंशन है। अब यहाँ पे अपन ने बात कर ली, तो इसके रिगार्डिंग भी बात कर लेते हैं। आइसोलेशन वर्ड के रिगार्डिंग भी अपन कुछ डिटेल से बात कर लेते हैं। एक होता है आइसोलेशन और एक होता है क्वारंटाइन या क्वारंटीन, अपन बोल सकते हैं क्वारंटाइन या क्वारंटीन। आइसोलेशन, आइसोलेशन में क्या होता है, जो डिजीज पर्सन होता है, कोई भी डिजीज पर्सन होता है, उसकी एक्टिविटी को रेस्ट्रिक्शन किया जाता है, यानी बाकी लोगों से उसको अलग किया जाता है। कब तक अलग करते हैं, जब तक उसकी रिकवरी ना हो जाए, या तो जब तक उसकी रिकवरी ना हो जाए या जब तक उसका जो इन्फेक्टिविटी पीरियड होता है, इन्फेक्टिविटी पीरियड होता है वो कंप्लीट ना हो जाए। यानी ऐसा डिजीज पर्सन, उस पर्सन को जो रेस्ट्रिक्शन किया जाता है जब तक किया जाएगा जब तक उसकी रिकवरी ना हो जाए या इन्फेक्टिविटी पीरियड कंप्लीट ना हो जाए। तो इस प्रकार का जो रेस्ट्रिक्शन है वो आपका आइसोलेशन कहलाता है। दूसरा वर्ड है क्वारंटीन या क्वारंटाइन। इसमें भी रेस्ट्रिक्शन रखा जाता है, लेकिन डिजीज पर्सन को नहीं, डिजीज पर्सन के कांटेक्ट में आए पर्सन को रेस्ट्रिक्शन रखा जाता है, जिसको अपन नाम दे सकते हैं हेल्थी कैरियर पर्सन। यानी हेल्थी कैरियर पर्सन को जब अपन रेस्ट्रिक्शन रखते हैं, कब तक रखेंगे, मैक्सिमम इंक्यूबेशन पीरियड तक। कब तक रखेंगे, मैक्सिमम इंक्यूबेशन पीरियड तक क्या रखेंगे, रेस्ट्रिक्शन रखेंगे। तो ऐसा रेस्ट्रिक्शन आपका क्वारंटाइन कहलाएगा, यानी डिजीज पर्सन आइसोलेशन। दूसरा आपका अगर बात करें हेल्थ कैरियर पर्सन रेस्ट्रिक्शन क्या कहलाएगा, आपका क्वारंटाइन कहलाएगा। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आइसोलेशन किसके अंदर आता है, क्वारंटाइन कौन से लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर आता है। तो क्वारंटाइन आइसोलेशन कौन कौन से लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर आएगा। अगर डायरेक्ट पूछा है कि क्वारंटाइन कौन से लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर आता है, तो क्वारंटाइन आता है प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर। आइसोलेशन की बात करेंगे तो ये अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है तो ये आता है आपका सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर। लेकिन आइसोलेशन में अगर क्वेश्चन पूछ लिया आइसोलेशन विथ कम्युनिकेबल, यार मेनली कौन सी कम्युनिकेबल, जो आपकी ड्रॉपलेट हो सकती है, ठीक है ना, इतना सा क्वेश्चन पूछा है कि इस पर्सन को आइसोलेट किया गया है, तो कौन से लेवल ऑफ प्रिवेंशन में आएगा। क्वेश्चन पूछ लिया आइसोलेशन विथ कम्युनिकेबल डिजीज, कोई सी भी कम्युनिकेबल डिजीज हो सकती है, विथ ट्रीटमेंट, ये कौन से लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर आएगा। नॉर्मली इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो क्वारंटाइन प्राइमरी, आइसोलेशन सेकेंडरी। लेकिन ये अगर क्वेश्चन पूछ लिया कि आइसोलेशन विथ कम्युनिकेबल डिजीज, जो मेनली ड्रॉपलेट रूट से फैलती है, लाइक माम्स, मीजल्स, जर्मन मीजल्स, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, ऐसे पर्सन को आइसोलेट किया गया है, तो ये कौन से लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर आएगा, ये आएगा आपका प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर। देखो बात को समझिए, यहाँ पे जो नॉर्मली आइसोलेट किया गया है पर्सन, वो इसलिए प्रिवेंट किया गया है कि फर्दर नॉर्मली डिजीज को स्प्रेड ना कर सके। और अपन ने पढ़ा है कि डिजीज से अगर अपन प्रिवेंट कर रहे हैं तो नॉर्मली वो प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर आता है।
यहाँ पे जो आइसोलेशन वर्ड यूज किया गया है कम्युनिकेबल डिजीज के लिए, वो इसलिए किया गया है ताकि नॉर्मली पर्सन को रेस्ट्रिक्शन रख सके, वो लोगों से मिल ना सके, दूसरे हेल्थी पर्सन से मिल ना सके और उनके अंदर डिजीज फैला ना सके। यानी साफ तौर पे अपन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डिजीज से प्रिवेंट करने का काम कर रहे हैं, इसलिए ये प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर आएगा। सेम क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा चेंजेस है। आइसोलेशन विथ कम्युनिकेबल डिजीज विथ ट्रीटमेंट, अब चाहे मम्स हो चाहे मीजल्स हो कोई सी भी हो, यहाँ पे पर्सन को आइसोलेट इसलिए किया गया है ताकि उसको ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सके। ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना यानी अपन रिकवरी पे काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, रिकवरी पे अपन काम कर रहे हैं, इसलिए ये नॉर्मली आपका आएगा सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। तो चीज़ों को समझिए कि क्वारंटाइन आइसोलेशन डायरेक्ट पूछे तो प्राइमरी सेकेंडरी, आइसोलेशन विद कम्युनिकेबल डिजीज पूछे वो भी ड्रॉपलेट वाली तो प्राइमरी। बता दिया है कि प्राइमरी क्यों आएगा, क्योंकि स्प्रेड ऑफ डिजीज से अपन को बचाना है यहाँ पे। आइसोलेशन विद कम्युनिकेबल डिजीज विद ट्रीटमेंट, अगर ट्रीटमेंट वर्ड इंक्लूड है तो सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन, यानी पर्सन के खुद की रिकवरी पे यहाँ पे काम हो रहा है, ट्रीटमेंट में यहाँ पे क्या हो रहा है, काम किया जा रहा है। इसके अलावा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे। होम आइसोलेशन, होम आइसोलेशन मेनली जो आइसोलेशन किया जाता है वो किसी मेडिकल इंस्टीट्यूट या हॉस्पिटल के अंदर किया जाता है। जैसे क्वेश्चन पूछ लिया आपसे हॉस्पिटल आइसोलेशन, ये कौन कौन से लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर आएगा। तो जो होम आइसोलेशन है अगर बात करेंगे तो ये आपका आएगा प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में। देखो घर पे किया ही नहीं जाता, किया गया है तो इसका मीनिंग क्या है कि अदर लोगों से बचाने के लिए किया गया है, यानी स्प्रेड ऑफ डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पे किया गया। हॉस्पिटल में किया जाता है वो हमेशा रिकवरी या ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है, तो यहाँ पे सीधी सी बात है ये सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर आएगा। अगर होम आइसोलेशन विद ट्रीटमेंट हो जाता तो नॉर्मली ये आपका आंसर हो जाता है सेकेंडरी। होम आइसोलेशन प्राइमरी, होम आइसोलेशन विद आपका ट्रीटमेंट क्या हो जाएगा, सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। तो बहुत सारी चीज़ें आपने क्वारंटीन आइसोलेशन के रिगार्डिंग यहाँ पे समझ ली होगी। तो अपन चलते हैं अपने क्वेश्चन पे और डिस्कशन करते हैं कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया था। वापस से अपन देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा गया था। क्वेश्चन में पूछा गया था आपका नॉर्मली कि आइसोलेशन कर रहे हैं, किस पर्सन को कर रहे हैं अपन, नॉर्मली मम्स के रिगार्डिंग, ठीक है ना। कोई भी पर्सन कांटेक्ट में आया है, यानी यहाँ पे ट्रीटमेंट नहीं दे रखा, यहाँ पे ट्रीटमेंट मेंशन आपका नहीं है, यहाँ पे ओनली क्या पूछ रखा है कि आइसोलेशन विद मम्स चाइल्ड, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। सीधी सी बात है, क्या कर रहे हैं यहाँ पे, डिजीज को स्प्रेड होने से बचाने का काम कर रहे हैं। तो लेवल ऑफ प्रिवेंशन अगर बात करेंगे तो कौन सा आ जाएगा आपका, प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन यहाँ पे आ जाएगा। ये आपने आइसोलेशन, क्वारंटाइन और बाकी चीज़ों के रिगार्डिंग हो गया। अगले क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या कहना चाहता है, अगला क्वेश्चन है आपका इफ डिप्थीरिया टेस्ट इज पॉजिटिव, यानी डिप्थीरिया टेस्ट का मीनिंग हो गया यहाँ पे अपन कर रहे हैं सिक टेस्ट। कौन सा कर रहे हैं, सिक टेस्ट, मेनली यही किया जाता है। अगर वो पॉजिटिव आ गया तो व्हाट इज द पॉजिटिव मीन्स इन डिप्थीरिया टेस्ट। अगर आपका सिक टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है तो सिक टेस्ट जो पॉजिटिव आया, यहाँ पे पॉजिटिव टर्म का मीनिंग क्या होता है। फर्स्ट है पेशेंट सफ़र फ्रॉम डिप्थीरिया, सेकेंड है पेशेंट ससेप्टिबल फॉर डिप्थीरिया, थर्ड है पेशेंट इम्यून फ्रॉम डिप्थीरिया, और अगला है आपका हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन अकर। सिक टेस्ट में कुछ आपके क्या होते हैं, पैरामीटर्स होते हैं। क्वेश्चन आपके सामने अच्छे से रीड आउट कर सकते हो, फिर आप आंसर कर सकते हो। तब तक अपन डिटेल के बारे में बात करते हैं। सिक टेस्ट में क्या होते हैं, आपके कुछ रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। एक आपका पॉजिटिव देखने को मिलता है, एक आपका नेगेटिव देखने को मिलता है, एक आपका होता है सूडो पॉजिटिव रिजल्ट होता है। ये कुछ आपके रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। अब इनका मीनिंग अलग अलग होता है। जैसे अगर आपसे पूछे कि पॉजिटिव का मीनिंग क्या होता है, तो अगर टेस्ट आर्म के अंदर अगर डिटेल से बात करें, टेस्ट आर्म कंट्रोल आर्म, जिसके अंदर अपन क्या करते हैं 0.1 ml क्या करते हैं एंटीटॉक्सिन्स यहाँ पे इंजेक्ट करते हैं, फिर पॉजिटिव, नेगेटिव एंड सूडो पॉजिटिव आपका रिजल्ट देखने को मिलता है। डायरेक्ट बात कर लेते हैं क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पॉजिटिव की अगर बात करेंगे तो पॉजिटिव का मीनिंग होता है पर्सन क्या है, ससेप्टिबल है।
किस चीज़ के लिए? डिप्थीरिया कंडीशन के लिए। नेगेटिव की बात करेंगे कि कोई भी अगर एंटीटॉक्सिन लेवल इफेक्ट नहीं किया, टॉक्सिन ने इफेक्ट नहीं किया, जो टॉक्सिन है उसने इफेक्ट नहीं किया, तो इसका मीनिंग हो गया कि पर्सन को क्या है? इम्यून लेवल प्राप्त है किसके रिगार्डिंग? भाई डिप्थीरिया कंडीशन के रिगार्डिंग। अगर सूडो पॉजिटिव आया है, इसका मीनिंग क्या है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन आकर हुई है। तो सिक टेस्ट के अंदर कुछ ये आपके पैरामीटर्स आपके होते हैं। तो नॉर्मली अगर क्वेश्चन में पूछा गया कि पॉजिटिव का मीनिंग क्या होता है, तो पॉजिटिव का सीधा सा मीनिंग हो गया, क्या होगा? नॉर्मली पेशेंट क्या है? ससेप्टिबल है डिप्थीरिया के लिए, तो ये पॉजिटिव रिजल्ट हो गया। सफ़र फ्रॉम नहीं, इम्यून फ्रॉम डिप्थीरिया, तो ये आपका नेगेटिव टर्म हो गया। और हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन, यहाँ पे रिजल्ट क्या आया होगा? सूडो पॉजिटिव रिजल्ट आया होगा, ठीक है ना, ये रिजल्ट देखने को मिला होगा। तो इसका राइट आंसर बात करेंगे तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहने वाला है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं इसके रिगार्डिंग। अगला क्वेश्चन आपका इस प्रकार है, इन सेक टेस्ट इफ कंट्रोल फ्रोजन वाइल इज स्लोअर देन टेस्ट वाइल व्हाट शुड डू नेक्स्ट फॉर टेस्ट वाइल। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। सेक टेस्ट कर रहे हैं, उसके अंदर जो कंट्रोल फ्रोजन वाइल होती है अगर वो स्लोअर इफेक्ट कर रही है, ठीक है ना, जो सेडिमेंटेशन रेट होता है वो कम है किसकी तुलना में? टेस्ट वाइल की तुलना में। तो अगली बार अपन क्या करेंगे? टेस्ट वाइल के साथ में, देखो कंट्रोल फ्रोजन वाइल स्लोअर है टेस्ट वाइल की तुलना में, तो अपन टेस्ट वाइल पे क्या करेंगे? यूज करेंगे, डिस्कार्ड करेंगे, रिपोर्ट करेंगे या नथिंग डू, कुछ भी अपन नहीं करने वाले हैं। तो इसके रिगार्डिंग अपन डिस्कशन कर लेते हैं। फर्स्ट चीज़ जो नॉर्मली एग्जाम में आजकल क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है? सेक टेस्ट क्यों किया जाता है? तो नॉर्मली ये किया जाता है फ्रीजर सेंसिटिव को चेक करने के लिए। किसको चेक करने के लिए? फ्रीजर सेंसिटिव को चेक करने के लिए। कहीं कोई वैक्सीन जो फ्रीजर नॉर्मली आपका सेंसिटिव है उसको फ्रीजर पार्ट में तो नहीं रख दिया गया है जिससे वो ख़राब तो नहीं हो गई है, तो इस रिगार्डिंग चेक करने के लिए फ्रीजर सेंसिटिव यानी सेक टेस्ट आपका किया जाता है। नॉर्मली इसमें थोड़ी डिटेल से बात कर लेते हैं सेक टेस्ट के बारे में। देखो जो सेक टेस्ट आपका होता है वो कैसे किया जाता है? फर्स्ट चीज़, अगर आप ड्यूटी पे गए और आपको सस्पेक्ट हुआ, क्या चीज़ हुआ कि इस वाइल को किसी ने फ्रीजर पार्ट में रख दिया, जैसे डीपीटी वाइल को, क्योंकि डीपीटी वाइल को आपको पता है कि फ्रोजन हो गई है तो डिस्कार्ड करना पड़ता है, फ्रीजर पार्ट में रख दिया तो डिस्कार्ड करना पड़ता है। आपको अभी डाउट हुआ है कि डीपीटी वाल्स है, बहुत सारी जो वाल्स थी उनको किसी ने क्या किया? फ्रीजर पार्ट में रख दिया होगा, ऐसा आपको डाउट फील हो रहा है, ठीक है ना। तो इस वाइल को अपन बोलेंगे टेस्ट वाइल। दूसरा अपन क्या करेंगे? एक अपन कंट्रोल वाइल लेंगे। क्या करेंगे? कंट्रोल वाइल लेंगे। कंट्रोल वाइल यानी जो डीपीटी वैक्सीन मान लो जो डाउट वाली थी, इसके सेम बैच की, सेम मैन्युफैक्चर की, सेम एक्सपायरी की, ऐसी अपन क्या कर लेंगे? एक वाइल ले लेंगे और इस वाइल को क्या करेंगे? फ्रीज़र पार्ट में अपन रख देंगे। क्या करेंगे? कुछ टाइम पीरियड के लिए 6 आवर 10 आवर के लिए क्या कर देंगे? फ्रीजर पार्ट में अपन रख देंगे। देखो अपन ने दो चीज़ की है, एक अपन ने सस्पेक्टेड वाइल ली है, दूसरी अपन ने कंट्रोल वाइल ली है जिसको फ्रीजर पार्ट में रख दिया। तो अब इस वाइल को बोल देंगे कंट्रोल फ्रोजन वाइल अपन बोल देंगे, क्योंकि अपन ने क्या किया? इस वाइल के साथ में इसको फ्रीजर पार्ट में अपन ने रख दिया। अपन चेक करना चाहते जो भी सस्पेक्टेड जितनी भी वाइल थी वो ख़राब हुई है या नहीं हुई है। अब अपन क्या करेंगे? कुछ टाइम पीरियड बाद में इन वाइल को वापस से बाहर निकालेंगे। कौन कौन सी वाइल थी? टेस्ट वाइल तो बाहर ही थी ऑलरेडी, सस्पेक्टेड वाली कंट्रोल फ्रोजन वाइल, इसको बाहर निकालेंगे, ठीक है ना। अभी क्या करेंगे? नॉर्मली दोनों वाइल को लेंगे और क्या करेंगे? सेक करेंगे। क्या करेंगे? सेक करेंगे कुछ सेकंड के लिए, है ना, 5-10 सेकंड के लिए सेक करेंगे। फिर क्या करेंगे? इनको फ्लैट सरफेस पे रख देंगे। क्या करेंगे? फ्लैट सरफेस पे अपन रखने का काम करेंगे। अब इसके अंदर अपन चेक करेंगे दोनों वाइल के अंदर कि किसके अंदर जल्दी सेडिमेंटेशन हो रहा है और किसके अंदर लेट सेडिमेंटेशन आपका देखने को मिल रहा है। तो टेस्ट वाइल कंट्रोल फ्रोजन वाइल को लिया,
दोनों को सेक किया। सेक करने के बाद में एक जो फ्लैट सरफेस होती है उसके ऊपर दोनों वाइल को अपन ने रख दिया। दोनों वाइल को रखने के बाद में अपन क्या चेक करेंगे, यहाँ पे सेडिमेंटेशन, क्या करेंगे, सेडिमेंटेशन रेट चेक करने का काम करेंगे कि कौन सी वाइल्स के अंदर सेडिमेंटेशन जल्दी हो रहा है, किसके अंदर लेट हो रहा है। फिर अपन रिजल्ट चेक करते हैं। रिजल्ट में अपन चेक करते हैं, कुछ रिजल्ट्स अपने इस प्रकार है कि इफ नॉर्मली टेस्ट वाइल इक्वल और फास्टर देन कंट्रोल फ्रोजन वाइल। एक रिजल्ट ये है। दूसरा रिजल्ट ये होगा, इफ टेस्ट वाइल स्लोवर देन कंट्रोल फ्रोजन वाइल। तो अब क्या करेंगे, एक रिजल्ट तो ये आ गया अपना, दूसरा रिजल्ट ये आ गया। अगर आपकी टेस्ट वाइल जो सस्पेक्टेड वाइल है उसके अंदर सेडिमेंटेशन और कंट्रोल फ्रोजन वाइल के अंदर सेडिमेंटेशन दोनों का बराबर है, इक्वल है, या जो टेस्ट वाइल है उसके अंदर सेडिमेंटेशन रेट थोड़ा सा फास्ट है कंट्रोल फ्रोजन वाइल की तुलना में, तो ऐसी वाइल को डिस्कार्ड कर दिया जाता है। जो टेस्ट जितने भी सस्पेक्टेड वाइल है या तो डिस्कार्ड क्या कर देंगे या रिटर्न कर देंगे वापस से बताने के लिए। दूसरी चीज़ है, अगर टेस्ट वाइल क्या है, स्लोवर है, यानी जो कंट्रोल फ्रोजन वाइल है वो तेज है और टेस्ट वाइल स्लोवर है, तो अपन जितने भी सस्पेक्टेड आपकी वाइल थी उनको अपन क्या कर सकते हैं, नॉर्मली यूज कर सकते हैं। तो ये क्या है, कुछ आपके नॉर्मली रिजल्ट्स है। तो यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछ रखा है कि इफ से टेस्ट में कंट्रोल फ्रोजन वाइल इज स्लोवर देन टेस्ट वाइल। देखो यहाँ पे थोड़ा सा घुमा के पूछ लिया गया, कंट्रोल वाइल है वो क्या है, स्लोवर है, किसकी तुलना में, टेस्ट वाइल की तुलना में। यानी अगर कंट्रोल फ्रोजन वाइल स्लोवर है, इसका मीनिंग हो गया कि टेस्ट वाइल फास्टर है। इसका मीनिंग क्या है, टेस्ट वाइल फास्टर है। टेस्ट वाइल फास्टर है, इसका मीनिंग कंट्रोल फ्रोजन वाइल क्या है, स्लोवर है। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं अपन, डिस्कार्ड करते हैं या रिटर्न कर देते हैं बता के कि ये सारा सिनारियो यहाँ पे देखने को मिला है। तो नॉर्मली इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डिस्कार्ड द टेस्ट वाइल। क्या कर देंगे अपन, टेस्ट वाइल को डिस्कार्ड करने का काम करेंगे, क्योंकि जो टेस्ट वाइल्स थी, सस्पेक्टेड जो वाइल थी वो सारी की सारी खराब हो गई है, किसी ने इसको फ्रीजर पार्ट के अंदर रख दिया है।